Good evening, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में लास्ट लेक्चर में जो बताया गया था, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर हम, ठीक है? तो चलिए, आज का जो आपका वो है टॉपिक, वो है लार्वी ऑफ क्रस्टेशिया, ठीक है? इट मीन्स पहली बात तो ये, क्रस्टेशिया क्या होता है आप लोगों को पता होगा, आपने फाइलम आर्थ्रोपोडा में क्लास इंसेक्टा तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है? साथ में एक होता है क्रस्टेशिया, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करेंगे आर्थ्रोपोड के क्लास क्रस्टेशिया के बारे में। क्रस्टेशिया में भी हमें यहाँ स्टडी करना है उनके लार्वल फॉर्म्स, ठीक है? क्लियर हो गया होगा क्रस्टेशिया क्या होता है? ये तो वैसे भी फर्स्ट ईयर में बता दिया जाता है ना, फर्स्ट पेपर में। चले, तो यहाँ पर जो क्रस्टेशिया के जो लार्वल फॉर्म्स हैं, इनको बताने से पहले थोड़ा सा आप लोग अदर चीज जान लीजिए कि जो आर्थ्रोपोड्स में जो क्रस्टेशिया क्लास रहती है, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो जनरली मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया दर्शाते हैं, ठीक है? क्या चीज दिखाते हैं? आपकी मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस। ये मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस पहले समझ लीजिए होती क्या है। मोस्टली क्रस्टेशियंस जो होते हैं वो क्या चीज रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस भी कितने टाइप्स की होती है? जनरली 2 टाइप्स की। इतना तो आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। फर्स्ट इज कंप्लीट एंड सेकंड इज इनकम्प्लीट। ये टर्म आपको यहाँ इसलिए बताया जा रहा है जस्ट बिकॉज आप लोग मेटामॉर्फोसिस के बारे थोड़ा सा समझ लें। वैसे आपको और पेपर में बता दिया गया होगा और इसमें भी बताया ही जाएगा। मेटामॉर्फोसिस में जो आपका फर्स्ट टाइप है कंप्लीट टाइप, कंप्लीट टाइप में मीन इसमें सबसे पहले सारी लार्वल फॉर्म्स होती हैं, जैसे एग, एग के बाद लार्वल फॉर्म आती है, आफ्टर दैट प्यूपा एंड एडल्ट। एडल्ट फिर से एग ले करेगा, एग में से लार्वल फॉर्म्स निकलेगी, दैट प्यूपा एंड आफ्टर दैट एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये एक तरीके से ये कहा जाए कि ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है। कंप्लीट लाइफ साइकिल मीन यहाँ पर आपके लार्वल फॉर्म हो रहे हैं, जो लार्वा है यहाँ पर लार्वा बन रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट लाइफ साइकिल, ठीक है? वहीं जो आपकी इनकम्प्लीट होती है, यहाँ इनकम्प्लीट लाइफ साइकिल में सबसे पहले, चले पहले स्टार्ट कर लेते हैं हम एग से। एग, एग में से इसमें तो लार्वल बन रहे थे, तो जाहिर सी बात है इनकम्प्लीट में लार्वा नहीं बनते। लार्वा की जगह, लार्वा तो है नहीं है, तो प्यूपा की जगह पर हमेशा बनते हैं निम्फ। निम्फ अगर आप लोगों को याद हो तो जब लैग कल्चर पढ़ाया गया था तो उसमें बताया था लिम्फ, मैंने बताया था निम्फ। निम्फ का जब एक साथ निम्फ निकलते थे तो उस प्रोसेस को हम स्वार्मिंग बोलते थे लैग कल्चर में, है ना? तो यहाँ पर इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में एग से डायरेक्ट निम्फ, निम्फ से बनता है आपका एडल्ट, ठीक है? एंड एडल्ट फिर से आपके एग ले करते हैं। तो यहाँ पर मेटामॉर्फोसिस जो है वो 2 टाइप्स की होती है जनरली। द फर्स्ट इज कंप्लीट एंड सेकंड इज इनकम्प्लीट, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, थर्ड ईयर, क्रस्टेशियंस में मेटामॉर्फोसिस तो होती है, लेकिन कभी कभी जनरली डेवलपमेंट जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है क्रस्टेशियंस में, वो जनरली हो जाता है आपका डायरेक्ट टाइप, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि व्हाट इज डायरेक्ट डेवलपमेंट? डायरेक्ट डेवलपमेंट में डायरेक्ट एग से
आपके एडल्ट बनते हैं। इट मीन्स आपके जब एग से हैचिंग की प्रोसेस होगी तो बहुत टिनी एडल्ट बनेंगे, मतलब दिखने में एडल्ट जैसे लगेंगे, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे एडल्ट जो फॉर्म होती है, जो थोड़े बड़े जो परिपक्व जो एनिमल्स होते हैं उनके बहुत छोटे छोटे रूप हो गए हैं, है ना। तो वो जो आपका डेवलपमेंट होता है वो किसमें आता है? डायरेक्ट डेवलपमेंट में। ये डायरेक्ट डेवलपमेंट आपकी क्रस्टेशिया में भी देखने को मिलता है ना, लेकिन मेटामॉर्फोसिस जनरली देखने को मिलती है इसमें, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स आप लोगों को यहाँ बताए गए हैं, कंफ्यूज बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। थर्ड ईयर एक बार फिर अपनी बात को यहाँ रिपीट कर देते हैं कि यहाँ आपका जो आज से टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया। आप लोगों को यहाँ स्टडी करना है क्रस्टेशिया के जितने भी लार्वल फॉर्म्स होती हैं, ठीक है, उनके बारे में वन बाय वन सबकी स्टडी करेंगे। यहाँ क्रस्टेशिया में मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलती है। ओके ठीक है, तो एक काम करते हैं, निशिकोश मेथड चलो करते हैं। फिर पहले इसको समझ लीजिए आप, फिर उसके बाद फिर निशिकोश मेथड को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहले लार्वल फॉर्म्स की हम यहाँ बात कर रहे थे। लार्वल फॉर्म्स को आपको स्टडी करना है, क्रस्टेशिया की लार्वल फॉर्म्स। लार्वल फॉर्म्स में स्टडी करने के लिए जो क्रस्टेशिया जो होते हैं आपके, वो मेटामॉर्फोसिस दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? आपके मेटामॉर्फोसिस दिखाते हैं। मेटामॉर्फोसिस टू टाइप की होती है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट साइकिल में या कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, जब एग होते हैं, ठीक, एग ले किए जाते हैं, एग से लार्वल फॉर्म बनते हैं। या मैं ये कहूं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में लार्वा प्रेजेंट होते हैं, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में कौन सी पाई जाती है फॉर्म? लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है, जबकि इनकम्प्लीट में लार्वल फॉर्म्स वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें लार्वल बन रहे हैं, लार्वा फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पर क्या बनता है? निम्फ, ठीक है। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद अब है आपके डेवलपमेंट। किसी किसी क्रस्टेशिया में क्या होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट प्रकार का होता है, डायरेक्ट टाइप का होता है। डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट इसमें एग से एडल्ट बन जाता है। इसमें ना ही तो आपके निम्फ बनेंगे, ना ही प्यूपा बनेंगे, ना ही लार्वा, कुछ नहीं बनता है, सीधे एग से एडल्ट बन जाता है। वो भी ऐसा जब ये एग हैच करेगा, हैच मीन होता है अंडे में से किसी एनिमल का बाहर निकलना, ठीक है। तो यहाँ हैचिंग की प्रोसेस जब होगी तो एडल्ट जैसा ही बहुत छोटा सा एनिमल देखने को मिलेगा। ऐसा लगेगा कि ये एडल्ट का ही कोई छोटा रूप है, बहुत टाइनी फॉर्म होता है ये, इसीलिए लिखा है यहाँ पे टाइनी एडल्ट, ठीक है। तो चले एक बार एक काम करते हैं, निशिकोश मेथड देख लेते हैं हम लोग, है ना। इसे रफ कर देते हैं, फिर बता देंगे इसको। यहाँ पर आपको बताया गया था पर्ल कल्चर के बारे में, ठीक है। यहाँ पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं पर्ल कल्चर की क्लास। तो यहाँ पर्ल कल्चर में आप लोगों को कुछ वो बताई थी, हाँ। यहाँ पर आपको कुछ पर्ल कल्चर में बताया था। सबसे पहले था कलेक्शन ऑफ ओएस्टर, ठीक है। ये तो किसी को परेशानी नहीं होगी इसमें। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, हमने सेकंड टाइप बताया था, वो था
इंसर्टेशन ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस हम कैसे बोलते हैं, तो यहाँ न्यूक्लियस मीन होता है आपका ग्राफ्ट। ठीक है, जिसे हम किसमें, भाई किसमें हम इसको एंट्री कराएंगे, किसमें हमें इसे इंसर्ट कराना है, किसमें हमें इसे डालना है, तो हम हमेशा बाइवॉल्व, जो बाइवॉल्व सीप होते हैं, ठीक है, उसमें हम उस न्यूक्लियस को या उस ग्राफ्ट को हम एंट्री कराएंगे। इंसर्टेशन मतलब तो समझते हैं ना आप, उसमें डालना। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप उसको खोल लीजिए। ठीक है, खोलने के बाद में हम जनरली करते क्या हैं, जब वो बाइवॉल्व इस टाइप से हो जाता था तो उसके यहाँ नीचे की तरफ, नीचे मतलब यहाँ फुट जो प्रेजेंट रहता है, फुट के पास मेंटल प्रेजेंट रहता है। भाई ये तो आपका क्या था, शेल था, शेल के नीचे मेंटल प्रेजेंट रहता है, पता है ना। अगर हम शेल खोलेंगे जस्ट तो हमें क्या दिखाई देता है, एक झिल्ली। झिल्ली को हम क्या बोलते हैं, मेंटल। मेंटल ही तो बोलते हैं, MENTL, मेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेंटल के नीचे, यहाँ फुट के पास इसे हम कट लगाते हैं, वहां पर हम ग्राफ्ट इजीली इंसर्ट करा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, हम है ना डायरेक्ट उसको इस तरह खोलेंगे ना अगर, तो क्या होता है, या तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाएगा एनिमल, जो भी आपका ओएस्टर है, या तो वो घबरा जाएगा, तो या तो उसकी डेथ भी हो जाती है, या फिर हम कभी कभी तक तेजी से खोलते हैं कि हमारा मेंटल जो रहता है ना वो फट जाता है। मेंटल फटने की वजह से ग्राफ्टिंग की प्रोसेस अच्छे से नहीं हो सकती है। तो इस उसमें हम एक मेथड अप्लाई करते हैं। मेथड अप्लाई का नाम क्या है, मेथड को हम बोलते हैं निशिकोश मेथड। अब निशिकोश मेथड में क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। निशिकोश मेथड में सबसे पहले हम दो प्रकार के वाटर यूज करते हैं इसमें। ठीक है, फर्स्ट इज हॉट वाटर एंड सेकेंड इज कोल्ड वाटर। ठीक है, ये दो प्रकार के हमने क्या यूज किए, यहाँ पर पानी ले लिए। इस वाटर में सबसे पहले हम अपने ओएस्टर को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ओएस्टर को पहले हम गर्म पानी में डालते हैं, उसके बाद फिर ठंडे पानी में डाल देते हैं, उसके बाद उसको फिर से गर्म में डालते हैं, उसके बाद फिर से उसको हम ठंडे पानी में डालते हैं। तो ये जो बार बार ठंडे पानी में गर्म पानी में डालने की जो प्रोसेस होती है, इसे हम कई बार रिपीट करते हैं। तब तक करते हैं जब तक कि ये ओएस्टर जो होता है वो उसे जल्द से जल्द अपने वॉल्व खोल ना दे। ठीक है, कब तक रिपीट करते हैं, जब तक कि ये ओएस्टर जो है वो अपने वॉल्व खोल ना दे। क्योंकि जैसे ही हम उसे बार बार गर्म पानी में और ठंडे पानी में डालेंगे ना, तो वो अपने बहुत जल्दी वॉल्व खोल देगा। जैसे ही वो वॉल्व खोलता है तो होता क्या है, फाइनल ईयर हम क्या करते हैं, हम उनके वॉल्व के बीच में एक स्टिक लगा देते हैं इस वे में। मैम एक मिनट जरा मेरा मुंह निकाल दीजिए, मैं जो पढ़ा रही हूँ इसमें, हाँ मैं देखना चाह रही हूँ मेरे इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ भाई, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ इस वे में लगा देते हैं। ठीक है, ओएस्टर ने अपने वॉल्व खोले थे और उसमें एक स्टिक लगा दी हमने। ठीक है, ये स्टिक हम इस तरह से लगाते हैं कि जो आपके ओएस्टर जो उसके जो वॉल्व है वो खुले रहे, बंद ना हो जाए, क्योंकि आपने इन दोनों में डालना तो बंद कर दिया ओएस्टर को। तो हमने इसमें लगा दी एक स्टिक। स्टिक लगाने के बाद हम इसके फुट के पास में, जो मेंटल जो रहता है उसके यहाँ फुट के पास में उसके नीचे की तरफ छोटा सा चीरा लगाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, हम छोटा सा कट लगा देते हैं और उस कट में हम इंसर्ट कराते हैं जनरली जो ज़ैंकस एनिमल होता है उसके शेल यूज करते हैं, शेल एंड मेंटल। ठीक है, हम शेल को घिस लेते हैं अच्छे से, बहुत छोटे छोटे चूरा जैसा बना लेते हैं। ठीक है, उसको घिसने के बाद हम उस शेल को और मेंटल उसको एज अ ग्राफ्ट यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, या फिर ग्राफ्ट कहिए चाहे न्यूक्लियस कहिए, बात तो एक ही है।
ठीक है। तो यहाँ पर इस ज़ैंथस के शेल को और मेंटल तो खैर नहीं घिसा जा सकता, वो तो बहुत लचीला होता है, लेकिन शेल को हम घिस लेते हैं और बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं उसको, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर कट लगाकर उसके हम यहाँ पर इंसर्ट करा देते हैं, यहाँ उसको हम फिट कर देते हैं और फटाफट से अपनी स्टिक जो है, जो हमने फंसाई हुई होती है, उसे हम फटाफट से निकाल लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है, ये देखें जरा, निकाल दी। अब हम क्या करते हैं कि जैसे ये स्टिक हमने निकाली तो फटाफट से अपने वॉल्व को फिर बंद कर लेगा, इस तरह से उसने अपने वॉल्व फिर से बंद कर लिए। अब हम क्या करते हैं क्लास, अपने इस ओएस्टर को लेके जाएंगे हम कहाँ पर, अपने रियरिंग केज में। बताया था ना रियरिंग केज होता है, रियरिंग केज में हम इसे लेके जाएंगे। रियरिंग केज एक इस टाइप से बांस वो उसका बना होता है, थोड़े तारों का, यहाँ पे वायर लगे रहते हैं और वायर में इनके ऊपर एक बहुत जालीदार सा कपड़ा लगा रहता है, बहुत पतला सा कपड़े से हम उसको ढक के रखते हैं, जिससे कोई बड़ा एनिमल, कोई बड़ी सी कोई चीज इसमें एंट्री करके इनको कोई हार्म ना करे, इनको मारने की कोशिश ना करें, यानी तोड़ने की कोशिश ना करें। इसलिए हम इस पर एक छोटा सा एक बहुत महीन सा एक कपड़ा डाल देते हैं। रियरिंग केज को फिर हम लेके जाते हैं कहाँ पर, समुद्र में। उसको फिर हम समुद्र में लटका देते हैं कुछ गहराई पर। कितनी गहराई, बहुत ज्यादा गहराई में भी नहीं रखते हम उसको, इतना रखते हैं कि जिसे हम इजीली उसको ऊपर ले सके जल्द से जल्द, ठीक है। क्योंकि हमें इन रियरिंग केज को टाइम टू टाइम चेक करना होता है। हमने कुछ टाइम बाद चेक किया, भाई चेक करने के लिए कुछ मेथड अपनाते हैं। जो मेथड आजकल अपनाया जाता है वो होता है एक्सरे। एक्सरे के थ्रू हम इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो आपने ग्राफ्ट या न्यूक्लियस जो आपने यहाँ लगाया था, इंसर्ट कराया था, वो इसने एक्सेप्ट किया है कि नहीं। एक्सेप्ट करने का मतलब होता है कि इसमें प्रेजेंट जो नेक्रियस सेल होती हैं, बताई थी नेक्रियस सिक्रेटिंग सेल्स जो होती हैं, है ना। तो जो नेक्रियस सिक्रेटिंग सेल्स होती हैं, उन्होंने उस ग्राफ्ट के चारों ओर अपनी नेक्रे लेयर स्टार्ट की बनाना या नहीं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे नेक्रे बनना स्टार्ट हो जाएगी, इट मीन्स कि उसने ये एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर उसने ऐसा नहीं किया है कि यहाँ पे कोई लेयर नहीं बन रही है, इसका मतलब उसने आपके न्यूक्लियस को रिजेक्ट कर दिया है। रिजेक्शन से बचने के लिए, रिजेक्शन से बचने के लिए जो आपने यहाँ पर निशिकोस मेथड अपनाया था ना, बर्फ पानी में डाल रहे थे फिर निकाल रहे थे, स्टिक लगाई थी, स्टिक लगाने के बाद फटाफट से चीरा लगा के अपने उसमें क्या चीज इंसर्ट कराई थी, न्यूक्लियस या ग्राफ्ट। इस प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा 1 से 3 मिनट लगने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप तो 15-20 मिनट ले रहे हैं, तो उसमें बहुत ही ज्यादा टाइम होने की वजह से ये रिजेक्ट कर सकता है। जितना जल्दी आप इस काम को करेंगे उतना जल्दी ये आपके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं एक्चुअली, कि जिससे आपका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, वो एक्सेप्ट हो सके। हमें तो क्या कराना है, हमारा तो पर्पस ही ये है ना कि जिससे ये हमारा जो ग्राफ्ट है उसको क्या कर ले, उसको एक्सेप्ट कर ले, ये हमारा पर्पस है। तो उस पर्पस को हमें फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। 1 से 3 मिनट में काम कंप्लीट करके उसको फटाफट से रियरिंग केज में डालकर उसको कहाँ डाल देते हैं, समुद्र में डाल देंगे, ठीक है। फिर उसको बार बार निकाल के चेक करते रहते हैं, अगर एक्सेप्ट हो जाता है, और चेक करते भी कैसे हैं, एक्सरे के थ्रू कर लेते हैं, अगर हो जाता है तो परफेक्ट है। उसके बाद हम अपने इसको खोल कर इसमें से मोती निकाल लेते हैं। एक ही वॉल्व का यूज हम कई बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने इसमें से निकाल लिया तो अब इसको फेंक देंगे इस ओएस्टर को, ऐसा नहीं होता है। एक ही ओएस्टर का यूज हम बार बार कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। जनरली होता क्या है कि या तो आपके पास 2 मेथड होंगे फाइनल ईयर, या तो आप ओएस्टर को कलेक्ट करें, है ना, या फिर आप इनके एग्स को कलेक्ट कर ले, भाई इनकी मीटिंग करा दें आप। मीटिंग जैसी होगी तो क्या होगा, एग ले होंगे, आप उन एग्स को कलेक्ट करें, उन एग्स की क्या करें, आप रियरिंग करें, उन्हें पालें। आप अंडे बहुत ज़्यादा संख्या में आपको मिल सकते हैं, तो आप उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक रख भी सकते हो और आपको मोती उतनी ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, क्योंकि आपका कलेक्शन जो अगर ओएस्टर का ज़्यादा नहीं होगा, है ना। तो ज़्यादातर जो लोग पर्ल कल्चर करते हैं ना, जो इसका पालन करते हैं पर्ल का, मोती का, ठीक है,
तो वो जनरली क्या करते हैं, वो इनका मेटिंग कराते हैं, ठीक है। इनमें मेटिंग कराने के बाद वो हमेशा एग्स की रियरिंग करते हैं, जिससे उनको बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या मिल जाए, उन्हें ओयस्टर मिल जाए। इसलिए यहाँ पर अब क्लियर है, फाइनल ईयर पर्ल कल्चर में ये सब चीज क्लियर नहीं हो तो पूछ लें आप। क्लियर हो गया भावना बेटा? तो वही है, ठीक है। तो चलिए फिर से हम अपने पुराने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये ई है क्लास क्रस्टेशिया, ठीक है। तो चले, आपने मेटामॉर्फोसिस के बारे में जान लिया, डायरेक्ट डेवलपमेंट के बारे में जान लिया। अगर हमें लार्वल फॉर्म्स की स्टडी करना है तो सबसे फर्स्ट लार्वा जो होता है, फर्स्ट लार्वा होता है आपका नॉप्लियस, ठीक है। हम क्रस्टेशिया की अगर स्टडी करते हैं तो नॉप्लियस लार्वा तो एक्चुअली फर्स्ट लार्वा तो होता ही है, पहला लार्वा तो होता ही है, साथ में ये इसका बेसिक लार्वा भी होता है। अगर आपसे ये 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाए कि आपने टाइप्स ऑफ क्रस्टेशिया लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया पढ़े हैं तो बताएं उसका बेसिक लार्वल फॉर्म कौन सी होती है, तो नॉप्लियस लार्वल फॉर्म होती है, जो कैसी होती है, फर्स्ट होती है, फर्स्ट लार्वा तो होती है, साथ में बेसिक स्ट्रक्चर भी होता है इसका। नॉप्लियस लार्वा जो है इसके बारे में ये नाम दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था O.F. मुलर। O.F. मुलर ने इसके बारे में बताया था नॉप्लियस लार्वा के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनका डायग्राम देख लेते हैं नॉप्लियस लार्वा की। आपके में काफी सारी लार्वल फॉर्म्स हैं,
हाँ भाई फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। ये डायग्राम है आपका नॉप्लियस लार्वा का, ये फर्स्ट लार्वल फॉर्म है आपकी, ठीक है, फर्स्ट लार्वल फॉर्म ऑफ क्रस्टेशिया, ठीक है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, नॉप्लियस लार्वा के नाम से। ये उसका बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर है। अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, ठीक है, तो इसकी बॉडी जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है। कौन कौन से होते हैं, द फर्स्ट इज हेड, thorax and abdomen। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने ये 2 टर्म लिखे हैं, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। यहां पर एक बात ये जो पहले ही मैंने बताया हुआ, सिफेलोथोरैक्स को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेड एंड थोरैक्स में, बताया था। अगर आपका बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा हेड और थोरैक्स में अगर डिवाइड अच्छे से नहीं दिख रहा है, आपको इसमें बता नहीं सकते कहाँ हेड है कहाँ थोरैक्स, तो इस कंडीशन में हम उसको सिफेलोथोरैक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सिफेलोथोरैक्स के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जो आपके पार्ट्स है वो 3 हो जाते हैं। सिफेलोथोरैक्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेड एंड थोरैक्स एंड एब्डोमेन, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं। अपेंडेजेस में मीन एंटीना, एंटीन्यूल एंड मैंडिबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपेंडेजेस है वो कितने हो गए, 3 पेयर्स, ठीक। There are 3 pairs of appendages are present in Nauplius larva। Nauplius larva में क्या प्रेजेंट रहते हैं, 3 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें से जो एंटीन्यूल है, ठीक है, इसे आप एंटीन्यूल कहें चाहे एंटीन्यूली, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एंटीन्यूल जो है उसे हम बोलते हैं यूनिरेमस। इसमें जो एंटीन्यूल प्रेजेंट रहता है वो कैसा होता है, यूनिरेमस होता है। यूनिरेमस मीन होता है इसमें एक भी ब्रांच नहीं है। एक भी है क्या, नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच है, देखिए जरा, एक ही है ना, सिंगल। अच्छा फाइनल ईयर, जरा रीजन कीजिए प्लीज।